जो शख्स अपनी फिक्र को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नए आसमान देता है। तो तालीमी इदारों में, समाजी खिदमात में, उसके साथ हर शोबे में मौलाना तारिक नामी साहब कौम की रहबरी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कौम की तरक्की दीन के साथ ही हो, दीन को छोड़कर कौम की तरक्की नामुमकिन है। इसके बाद प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक के बाद प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अब इस प्रोग्राम की नौयत को, इसकी तबदील को बयान करने के लिए मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाह रहा हूँ, तो जिस शख्स ने ऐसे शख्स को बुलाना चाह रहा हूँ कि जिस शख्स की सोच से इस माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की बुनियाद चली, जिनकी कोशिशें जारी हैं। मैं उन शख्स का तारुफ कराने से पहले, उनको यहाँ बुलाने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ कराना चाहूँगा। जनाब मिस्टर जाकिर शिकलदार साहब, सेक्रेटरी आइडियल एजुकेशन सोशल फोरम करार, ये वो शख्स है जिन्होंने माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की इस सोच की बुनियाद रखी। वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसके साथ एनर्जी कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट इन कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंसिस्टेंसी कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के, उसी के साथ प्रोमोटर्स है महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के। ऐसे बहुत सारे इदारों में, मतलब ये तो उनके मुख्तसर तारुफ हुआ, लेकिन उनकी लगन, मेहनत, समाजी खिदमत के लिए, कौम के समाजी खिदमत अंजाम देना, कौम के लिए जो उनकी तड़प है वो किसी से छुपी नहीं। आप सब लोग भी जानते हैं उनको। तो आज के प्रोग्राम की तमहीद के लिए और इस प्रोग्राम की नौयत को बयान करने के लिए मैं शेर के साथ उनको मदद करूँगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकाम नहीं होता। जनाब मोहतरम जाकिर शिकलदार साहब, आप बस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर मुंबई में अपने महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट बनी है, उसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस पूना में हुई थी 16 सितंबर को, और आज दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज के कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब अजीज मुल्ला साहब, मैनेजिंग ट्रस्टी रोगे चैरिटी, और अपने कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट नजीब मुल्ला, प्रेसिडेंट कोकन बैंक, सभी आने वाले हजरात, और आज के अपने कॉन्फ्रेंस को गाइडेंस करने के लिए जो आए हुए हैं स्पीकर्स हैं, वो जनाब एजे खान, रिटायर्ड चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, सलीमुल्ला साहब पूना से है, वक्फ टास्क फोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से, इसके बाद में रियाज किरजादे साहब MSW है, और यशदा जो पूना की गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, इसके बाद में एहसान सैयद सर, और दिल्ली से खास आए हुए जनाब अफरोज अख्तर, रिनाउंड जर्नलिस्ट, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जनाब फरहान मकबा सर, मंसूर काजी साहब, दानिश नांबे, इमरान शेख, साद काजी, आमिर इदरीसी, आमिर अंसारी, समीर ठाकुर, हमजा ठाकुर, जनाब अब्दुल रोज साहब नागपुर, रोगे चैरिटी, कोकन बैंक के जनाब नजीबुल्ला साहब, हसीब लालन साहब, अंजुमन इस्लाम एजुकेशन ट्रस्ट के सभी साथी, स्टार फाउंडेशन के मेंबर्स, मार्को पावर, शिकलदार नवान ट्रस्ट के साथी, फोरम के सभी मेंबर्स, मंच पर विराजमान और सामने बैठे मान्यवर, छोटे बड़े सब साथियों, पत्रकार भाइयों, और यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी तादाद में मौजूदा बहनें, और यहाँ हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुलाया था मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, इसी इलाकों से, और इसके साथ में भी महाराष्ट्र से भी अपने ख्याल को साथ देने वाले भी साथी यहाँ मौजूद है। ये सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। मैं आप सभी लोगों का, सभी मान्यवरों का तहे दिल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया जैसे हम लोगों ने अगस्त में माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का आगाज किया था, सोच छोड़ी थी व्हाट्सएप से वायरल से, और अगस्त 2018 में जो व्हाट्सएप के जरिए मेरे तरफ से मुस्लिम तरक्की की एक पोस्ट वायरल की गई, और एक विचार, एक ही सोच के लोग पुणे में इकट्ठा हो गए, और एक दिन की एनजीओ कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। पुणे में इकट्ठा होते समय चंद लोग, 4-5 ही लोग सिर्फ थे,
लेकिन वहाँ कितने लोग आएंगे इसके बारे में हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि साथी भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन एक अच्छी सोच के लिए जो भी 4-5 थे उन्होंने बहुत बड़ा हौसला अफजाई किया और आगे चलने के लिए बड़ी यानी कि साथ दी। और ये पुणे में इकट्ठा होते समय बहुत कम समय में हम लोगों ने 16 सितंबर की तारीख तय की थी। करीबन सिर्फ 15-20 दिन का फासला था, लेकिन सिर्फ 15 दिन के फासले में सिर्फ व्हाट्सएप से पोस्ट वायरल हुई, ओनली व्हाट्सएप से। और वो व्हाट्सएप से पोस्ट वायरल होने के बाद जाने अनजाने उस टाइम तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दे रखी थी, इतना साथ टीम भी नहीं थी हमारे साथ में, सिर्फ व्हाट्सएप से लोगों को बुलाया गया था। तो करीबन 50 एनजीओ ने व्हाट्सएप पर अपना कमिटमेंट दिया था। लेकिन जब 16 सितंबर को ऐसे प्रोग्राम शुरू हुआ तो करीबन 100 तक लोग आ गए। थोड़ा लेट होता है अपने प्रोग्राम में, कभी भी 10 का टाइम दिया, 9 का दिया तो भी आधा घंटा देर से होता है। बाहर दूर दराज से लोग आते तो करीबन हमारा आधा घंटे से का प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन इतनी अच्छी तादाद आ गई कि हमारे सोच से भी बहुत अच्छी तादाद आ गई, 100 से करीब लोग आ गए और 55 एनजीओ और महाराष्ट्र से आए। उसमें मैं नाम खास करके लूँगा, मुंबई से भी लोग थे, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, बीड, नाशिक, धुलिया, अहमदनगर और महाराष्ट्र के पुणे से भी, नंदुरबार से भी एक साथी आए। तो ऐसे करीबन 55 एनजीओ इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वहाँ से हम लोगों ने बड़ा हम लोगों को हौसला मिला कि हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने हम उम्मीद करते हैं यह शुरुआत एक तहरीक बन सकती है, एक तहरीक बनाएंगे, एक मूवमेंट बनाएंगे। इसका फायदा मुस्लिम कौम की उन्नति के लिए, सामाजिक तरक्की के लिए, अपने के हो। उसका नतीजा ये आज की दूसरी कॉन्फ्रेंस है। आज के मौजूदा हालात को देखें तो गौर कौम के लोगों का मुसलमानों की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। हमने देखा है महाराष्ट्र के कई इलाकों में हमवतन लोगों को मुस्लिम पड़ोसी पसंद नहीं है। मुस्लिमों को कई जगह पर फ्लैट मिलना, रहने के लिए घर मिलना, कारोबार के लिए जगह मिलना ये मुश्किल होने लगा है। जैसे हम लोग बिल्कुल अचूक हो गए। क्या सच में हम लोग ऐसे हैं कि हम वतन लोग हमें पड़ोसी बनाने के लिए तैयार नहीं है? और हमारी कौम का सभी शोबे में पिछड़ापन तो जाहिर है, जैसे कि सच्चाई है और बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में और सब लोगों को उसका बिल्कुल पता है कि बहुत सारे सेक्टर में हम लोग पिछड़े बन गए। अब सोचने की बात है, अब सोचने का वक्त आया है। और ऐसा ही सोचने वाले कुछ समविचारी लोगों ने पुणे में 16 सितंबर 2018 में लगभग 55 एनजीओ से सब लोग इकट्ठा हो गए। पुणे की मीटिंग में हमने देखा हमारे कौम में कितने अलग अलग समाज के विभिन्न अंगों पर बहुत अच्छी तरह से काम करने वाले लोग हैं और वो काम भी कर रहे हैं। लावारिस बच्चे हैं, बेवा है, तलाकशुदा औरतों के बच्चों की पढ़ाई है। इसके साथ एक समाज में कुछ ऐसे भी सेक्टर है जहाँ आम आदमी जाना भी नहीं पसंद करता। ऐसे भी सेक्टर में हमारे कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि रेड अलर्ट एरिया में, बेशक बस्तियों में भी जहाँ काम करने की जरूरत है, वहाँ की भी गंदगी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। इतना यानी कि बहुत अलर्ट एरिया से लेके भी बहुत अच्छे एरिया में काम करने लोग हमें पता चल गए वहाँ पर। और वो सब अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी उम्मीदों से अपने अपने स्तर पर लगन से और कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को काम में सफलता दे और सामाजिक तरक्की के लिए और आप जैसे सभी लोगों के साथ मिलकर हौसला अफजाई हो। एनजीओ के इकट्ठा आने से विचारों का आदान प्रदान होगा, मसले हल होंगे, एक दूसरे की मदद होगी। और एक कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाना चाहते हैं, जैसे कि वो हमारा एक नॉलेज हब बनेगा, नॉलेज सेंटर बनेगा। और ये एक्सपर्ट ग्रुप के साथ में हम नॉलेज हब बनाएंगे काम। इसीलिए ये नॉलेज हब के जरिए समाज की तरक्की के जो भी उपक्रम या छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग लेंगे वो कामयाब करने में आसानी होगी और कौम की तरक्की होगी इंशाअल्लाह। और हम यह काम करना है, हमें ही अपनों की उन्नति के लिए रोडमैप बनाना है। और दूसरे कोई संस्था हमें मदद करेगी, एक दूसरे के लिए लिमिटेशंस होती है, लेकिन एक जो फोरम के जरिए नॉलेज हब बनेगा वो सबके लिए और कौम का इल्म का स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत अहम मार्गदर्शक बन सकती है। मुस्लिम बच्चों में पढ़ाई की कमी है। गवर्नमेंट की तो आवाज़ कहती है कि अगर 100 बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया तो 54% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन पूरा कर सकते हैं।
26% बच्चे 10वीं के यानी कि सेकेंडरी पास कर सकते हैं, 14% बच्चे हायर सेकेंडरी पास कर सकते हैं और सिर्फ 4% स्टूडेंट्स पदवी प्राप्त कर सकते हैं, ग्रेजुएशन हो सकते हैं। अब उससे हायर एजुकेशन में है, मास्टर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसका परसेंटेज तो 1.5% से भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। बाकी देखा जाए तो हमारी तादाद जो है वो करीबन हमारी कम्युनिटी की तादाद पूरे कंट्री में देखा जाए तो 20 से 22% हो गई है, लेकिन सरकारी नौकरी में हमारे कितने लोग हैं? सिर्फ 3 या 4% से भी लोग हैं, और सरकार के सभी सेक्टर में भी नहीं है वो चंद सेक्टर्स में जैसे कि टीचर्स हो गए, टीचर्स में ज़्यादा है, बाकी सेक्टर्स में चुना जाएगा तो आधा % से भी कम लोग। हमें हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर जाने के लिए मोटिवेट करना ही चाहिए। स्कॉलरशिप, हॉस्टल जैसे इंतजाम बढ़ाने चाहिए। हमारे बच्चे बढ़िया इल्म हासिल करके सरकारी नौकरी में जाएंगे, उन्हें अपने आसपास क्या चल रहा है, हम दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, हमारी कौम किस तरह ऊंचे स्तर पर बढ़ सकती है और हमारे लोगों को कैसे इज्जत और शोहरत मिलेगी, ये उनके समझ में आए। आप सभी अपने आसपास देखेंगे तो पाओगे मुसलमानों के बच्चे ज़्यादातर रिक्शा चलाना, दूसरों की गाड़ी पर ड्राइवर करना, मैकेनिक बनना, मोबाइल चिकन शॉप, सब्जी के ठेले, ऐसे छोटे सेक्टर में परसेंटेज ज़्यादा है, अच्छे सेक्टर में परसेंटेज बहुत कम है। आज का दिन निकल गया, इसी में उन्हें खुशी मिलती है। वो आने वाली नस्लों के भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं, ये सोचने वाला भी है ना। वो खुद हमारा जो बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप जो है, वो खुद की परवरिश के लिए परेशान रहते हैं, तो बच्चों के लिए उनका ध्यान इतना नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बहुत से माँ बाप को हमारे बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, उनका इंटरेस्ट कौन सी सब्जेक्ट में है, कौन सी क्षेत्र में बच्चा पढ़ाई करके ऊंचाई पर जा सकता है, इसकी मालूमात बिल्कुल नहीं है। अल्पसंख्यकों को मिलने वाली स्कॉलरशिप कौन सी है, उसके फॉर्म कब भरते हैं, कैसे भरते हैं, अब तो ऑनलाइन के चक्कर में तो बहुत सारे बन जाते हैं। देखा है, मैंने नज़दीक से देखा है, कुछ पेरेंट्स को बैंक के अकाउंट तक खोलने का मालूम नहीं है। इसके बाद में इनको जो बच्चे पढ़ते भी हैं उनको एजुकेशनल के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो आर्थिक मदद जो उनको लगेगी वो कहाँ से दिला सकते हैं, या एजुकेशन लोन की भी फैसिलिटी है तो एजुकेशन लोन भी कहाँ से मिल सकता है, उसे कैसे मिलाना चाहिए, ये भी उनको मालूम नहीं रहता। इसलिए हमारे कौम में एजुकेशनल अवेयरनेस लाना भी बहुत ज़रूरी है, और हमारी माँ बहनों में हेल्थ अवेयरनेस का भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ अवेयरनेस हमारे घरों में आ जाएगा तो हमारे कौम के लोग, हमारे बच्चे सेहतमंद बनेंगे, दवाइयों में, मेडिकल में होने वाला खर्च बचेगा, बच्चे पुलिस में नाम बनाएंगे, बच्चे पुलिस आर्मी ऑफिसर भी बनेंगे, अच्छे कारखानदार बनेंगे, हर एक शोबे में बड़े ओहदे पर चलेंगे। बच्चों को अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा करके समाज के मुख्य धारा में लाना है। क्या हम मुसलमान लोग इतने गिरे हैं कि हम लोग हमें पड़ोसी भी न बनाए? क्या हम लोग हिंदुस्तान के बाहर से आए? नहीं, हम लोग यहाँ के हैं, हमारी कई पुश्तें यहीं पर पैदा हुई और यहाँ की मिट्टी में दफन हुई। हम सैकड़ों सालों से यहाँ के रहने वाले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत देश को हमने अपनाया है। हाँ, सैकड़ों साल पहले हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा ने कलमा, इस इस्लाम ने हमें बहुत तरक्की पर रखा है। इस इस्लाम ने हमें ईमान पर चलना सिखाया। इस इस्लाम की नींव इकरा है, पढ़ाई इल्म इसकी बुनियाद है। पढ़ाई के लिए अपना मुल्क में छोड़ने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए कुरान पाक में भी कहा गया है। क्या हम इस्लाम के विचारों पर, नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं? जब तक हम इस्लाम के विचारों पर और नबी के तरीके पर चल रहे थे, तब तक मुस्लिम समाज पूरी दुनिया का रहबर था, दुनिया का रास्ता दिखाने के काम करता था। लेकिन वक्त के सफर में हमारे में कुछ कमी हो गई, हमारे में कुछ कमी रह गई, हम लोग भटक गए और दुनिया की नज़र में हम गिर गए। गैर कौम वाले हमेशा की निगाह से देखते हैं, हमारा साथ पसंद नहीं करते। यहाँ हमें अपने अंदर की और झांकने की जरूरत है। गुजरा हुआ जमाना दोबारा लाने की जरूरत है। और मेरे सामने बैठने वाले अलग अलग एनजीओ के भाई लोग इसी काम में जुड़ गए हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं। ये लोग अपनी अपनी तादाद के हिसाब से, अपने अपने सोच से, अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। क्या इन सभी जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा लाना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। ये हमने पहले प्रोग्राम से हमें कॉन्फिडेंस मिला है, इसलिए आगे एक बार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
इन अलग अलग ताकतों को इकट्ठा लाना जरूरी है। हाँ, यह जरूरी है, इन जिम्मेदारों को इकट्ठा लाना जरूरी है, इन जिम्मेदारों को सोच के विचारों को इकट्ठा लाना जरूरी है, इनकी ताकतों को इकट्ठा लाना जरूरी है। इसी सोच से पुणे में पहली कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और मुंबई में दूसरी कॉन्फ्रेंस भी कामयाबी की तरफ चल रही है। आज यहाँ पर कुछ अहम जरूरी मुद्दे पर मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट बुलाए हैं, वो भी अपने कम्युनिटी की है। यहाँ जमा अलग अलग एनजीओ को इसका जरूर फायदा मिलेगा। इसमें वर्क के बारे में, संस्थाओं के ट्रस्ट के टैक्सेशन और लीगल अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिलेगी। संस्थाओं के लिए उपयुक्त जो फाइनेंशियल फंडिंग एड्स लगता है, CSR है, गवर्नमेंट फंड है, प्राइवेट ट्रस्टीज के फंड है, इसके बारे में और बेसिकली बहुत सारी जानकारी हमें हासिल करने के लिए जो RTI का बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे लोगों को RTI भी कैसे लेना, उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। आज यहाँ पर जमा हुए एनजीओ की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और हमारे आगे की कार्रवाई की उसकी मदद हो जाएगी। इस तरह हम लोग पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे। अब इसके बाद फौरन 9 दिसंबर को रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 9 दिसंबर में, और उसके बाद में रायगढ़ है। करीबन आज तक 15 से ज़्यादा जिलों से हम लोगों को न्योता मिला है कि हमारे जिले में अपनी टीम को, कोर टीम है, अपने एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेके आएंगे, हम लोग आपका साथ देंगे। और जिला स्तर पर पहले तो स्टेट लेवल व्हाट्सएप पर बुलाई थी, अब ये रीजनल बुलाएंगे, अब तो डिस्ट्रिक्ट की बनाई जाएगी। और भी समझो मुंबई में हमें और काम करना है तो और भी जैसे हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं जो पार्टिसिपेट ना हुए, उनके लिए भी हम लोग मुंबई में फिर से और भी कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। इस फोरम के माध्यम से अलग अलग एनजीओ को इकट्ठा करके एक्सपर्ट ग्रुप बनाकर आगे समाज की तरक्की के उपक्रम बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे। यह काम करने की हम सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर और एक बात साफ करना चाहता हूँ जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है और अहम है। हो सकता है यहाँ एनजीओ समाज में काम करते हुए भी खुद भी और उनको साथ में पॉलिटिकल लोगों से भी जुड़ना होता है, पॉलिटिकल पार्टियों को चुनना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम होने के नाते इकट्ठा हुए। यहाँ कोई अलग अलग फिरकों में बटा हुआ नहीं है। यहाँ सिर्फ ईमान, इल्म और पाकी वाला मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान। इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई और कामयाबी के लिए स्पॉन्सरशिप दिए हुए संस्था के जिम्मेदार महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के सभी मेंबर्स और जाने वाले सभी मौजूदा लोगों का और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने विचारों को अल्लामा इकबाल के इस शेर से पेश करना चाहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। आज महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की दूसरी कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। इस फोरम के लिए सभी जाने माने मान्यवर यहाँ मौजूद है। हम लोग उनका सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ आज के कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब अजीज मुल्ला साहब का थोड़ा तारुफ मैं करना चाहता हूँ। अजीज मुल्ला साहब लॉ ग्रेजुएट थे मुंबई यूनिवर्सिटी से, एक अच्छे इंडस्ट्री से, यहाँ की मशहूर रोगे चारिटीज के वो मैनेजिंग ट्रस्टी है और मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट के भी ट्रस्टी है, कोकण इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र कॉलेज के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है, जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे के एक्स ट्रस्टी है, इंडो अरब सोसाइटी के एक जनरल सेक्रेटरी है, द मिडल ईस्ट मिरर के फॉर्मर एडिटर है और इनकलाब डेली के वो कॉलमिस्ट है, अच्छे राइटर है। मैं गुजारिश करता हूँ अजीज मुल्ला साहब मंच पर आ जाए।